तो अभी तक जाना हमने कि शरणार्थी क्या होते हैं, ठीक है ना। तो शरणार्थी का बहुत सिंपल शब्दों में ये है कि अगर किसी भी देश में लोगों पर वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं या वहाँ पर सिविल वॉर चल रही है या उनका शोषण किया जा रहा है या हरासमेंट किया जा रहा है, तो उसके कारण वो मजबूर है अपना देश छोड़ने के लिए। क्या है, वो मजबूर है अपना देश छोड़ने के लिए और वो देश को छोड़ करके किसी अन्य दूसरे देश में रहने लगे हो जा करके, लेकिन उस देश की उनके पास क्या है, नागरिकता नहीं है, ठीक है, और उनकी इच्छा भी नहीं है कि अब वो अपने देश लौटे, ठीक है, जो उनका पहला देश था। तो उनको कहा जाता है कि वो क्या है, शरणार्थी है। क्या कहा जाता है उनको, शरणार्थी है, ठीक है ना। अब देखते हैं यूएनएचसीआर क्या है, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसका ही नाम लिया था। तो यूएनएचसीआर, इसकी जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसका जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1950 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर है, कहाँ पर, जेनेवा के अंदर। किसके अंदर, जेनेवा के अंदर। और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है, इसका हेड क्वार्टर है, कहाँ पर, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। अब देखो यूएनएचसीआर होती क्या है, यूएनएचसीआर एक ऐसी एजेंसी होती है, ठीक है, एक ऐसी एजेंसी होती है जो दुनिया में, वर्ल्ड के अंदर जितने भी सारे रिफ्यूजी हैं उनके जो हित हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिफ्यूजी एजेंसी बना रखी है। क्या बना रखी है, एक रिफ्यूजी एजेंसी बना रखी है, जिसको कहा जाता है यूएनएचसीआर। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो शरणार्थियों के, वर्ल्ड के अंदर जितने भी सारे शरणार्थी पड़े हुए हैं उनकी हितों की रक्षा के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए, ठीक है, और उनके बेहतर भविष्य के लिए ये एजेंसी क्या है, डेडिकेट है। तो आपको याद रखना है यूएनएचसीआर किसके लिए बनाई गई है, जो रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थियों के लिए ये एजेंसी बनाई गई है, ठीक है। उनके खाना पीना, उनके देख रेख, उनके डेटा जितने भी हैं सब कौन किसके अंडर में है, यूएनएचसीआर के अंडर में है, ठीक है। अब जो यूएनएचसीआर है वो एक रिपोर्ट जारी करती है। क्या करती है, एक रिपोर्ट जारी करती है। इसने अपनी रिपोर्ट में एक रिपोर्ट जारी की थी और उसके अंदर इसने पाया कि वे कौन से देश हैं जिनसे अधिक संख्या में शरणार्थी आते हैं, ठीक है ना। तो यूएनएचसीआर रिपोर्ट के अनुसार 5 ऐसे देश हैं जहां से जो शरणार्थी हैं वो बहुत अधिक संख्या में आते हैं, ठीक है। तो वो हैं कौन, सीरिया, कौन है, सीरिया, अफगानिस्तान, कौन है फिर सीरिया के बाद, अफगानिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान, दक्षिणी सूडान, कौन, दक्षिणी सूडान, ठीक है, और म्यांमार, कौन, म्यांमार, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो यूएनएचसीआर के अकॉर्डिंग इन देशों से जो रिफ्यूजी हैं वो बहुत अधिक मात्रा में आते हैं, ठीक है। और एक बात और है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर क्या बना रखे हैं, रिफ्यूजी से संबंधित नियम कानून बना रखे हैं, ठीक है। यानी कि नियम कानून का मतलब है कि इन कानूनों के तहत ही उनको रखा जाएगा या कुछ भी उनके लिए जो भी वो देश करना चाहे वो इन नियम कानून के तहत ही करते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर इन रिफ्यूजियों को लेकर के ना तो कोई नियम कानून है और ना ही इसने कोई भी पॉलिसी बना रखी है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। भारत में कोई भी रिफ्यूजी को लेकर के कोई भी नियम कानून नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर लगभग अब तक भी 3 लाख शरणार्थी पड़े हुए हैं। कितने, 3 लाख शरणार्थी पड़े हुए हैं। और भारत उन्हें कभी भी क्या कर सकता है, अवैध प्रवासी घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है, अवैध प्रवासी घोषित कर सकता है। और उनको ऐसे घोषित करके उन पर जैसे पासपोर्ट एक्ट या विदेशी एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकता है और उनको देश से बाहर निकलवा सकता है,
ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो शरणार्थी के बारे में आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। शरणार्थी की देख रेख के लिए कौन सी एजेंसी बना रखी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये है UNHCR। स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर है। और ये एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें इसने बताया कि 5 ऐसे देश हैं जहाँ से बहुत अधिक संख्या में कौन आते हैं, रिफ्यूजी आते हैं। कौन आते हैं, रिफ्यूजी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने हुए हैं, 1 2 3 4, और लास्ट वाला है कौन सा है, वेनेजुएला, याद रखना है, लास्ट वाला है वेनेजुएला। कौन सा है, वेनेजुएला, लास्ट वाला है वेनेजुएला, ठीक है। ये ऐसे 5 देश हैं जिनसे अधिक मात्रा में रिफ्यूजी आते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको शायद पता हो कि हाल ही में भारत सरकार ने, किसने, भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया था, CAA। क्या बनाया था, एक एक्ट बनाया था, कौन सा, CAA, ये बनाया था एक्ट, ठीक है। लेकिन अभी तक ये जो एक्ट है इसको नोटिफाई नहीं किया गया है, इस एक्ट को अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, जो रिलेटेड था किससे, रिफ्यूजी से, ठीक है ना। अभी इसको टाइम लगेगा इसको अप्लाई करने में, लेकिन अभी इसको नोटिफाई नहीं किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो CAA कानून है, ये धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को क्या देता है, वहाँ की नागरिकता देता है, यानी क्या देता है, नागरिकता। तो यानी कि इस कानून के अंतर्गत यानी कि धर्म को बेस बनाया गया है नागरिकता देने का, ठीक है, याद रखना है, अभी इसको नोटिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। तो हमने जाना शरणार्थी क्या होते हैं, UNHCR क्या होती है इसके अकॉर्डिंग ये, और CAA ये थोड़ा सा हमने देखा है, ठीक है ना, याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सिटीजनशिप, क्या होती है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, अभी नोटिफाई नहीं किया गया है इसको, ठीक है। तो हमने जाना कि शरणार्थी क्या होते हैं, अब थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। और हालांकि हाँ, एक और बात ये है कि एक संधि हुई थी, क्या हुई थी, एक संधि, जिसको बोल सकते हैं हम कि रिफ्यूजी संधि, क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संरक्षण संधि हुई थी, जो हुई थी अक्टूबर, कब हुई थी, अक्टूबर 1967 में ये संधि हुई थी। कौन सी संधि थी ये संधि थी क्या, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी अधिनियम संधि, शरणार्थी संधि कब हुई थी, 1967 में हुई थी। देखो इसके अकॉर्डिंग यानी कि इस संधि पर जिस भी देश ने क्या कर रखे हैं, हस्ताक्षर कर रखे हैं, उनके ऊपर नियम कानून लागू होंगे, किसके, शरणार्थी से रिलेटेड। यानी कि जो UNHCR जो कानून बना रखे हैं शरणार्थी को लेकर के, जैसे उनके रहने का, उनके खाने पीने का, या सब चीज़ का, तो इस अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संधि के तहत, इस अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी जो संधि है, जिस देश ने भी इस पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, सिग्नेचर कर रखे हैं, उसके ऊपर सारे शरणार्थी जो शरणार्थी से रिलेटेड जो नियम कानून है, सब उस पर क्या होंगे, कानून क्या होंगे, लागू होंगे। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने इस संधि पर कोई भी साइन नहीं किया गया है, तो बिल्कुल साफ है ना। तो जब इसने सिग्नेचर को भी क्या है, संधि पर साइन नहीं किया है, तो जो भारत सरकार है वो कभी भी क्या कर सकती है, भारत सरकार ये जो शरणार्थी आते हैं इन्हें अपने यहाँ आने से रोक भी सकती है। यानी कि शरणार्थी को अपने यहाँ रखने के लिए जो भारत सरकार है वो बाध्य नहीं है, वो उनको कभी भी क्या कर सकती है, अवैध प्रवासी घोषित कर सकती है और वहाँ से निकलवा सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शरणार्थी के बारे में हमने इतनी चीज़ों को जाना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या, अवैध प्रवासी किसको कहा जाता है, किसको, अवैध, इलीगल माइग्रेशन किसको कहा जाता है। देखो इलीगलेशन प्रवासी उसको कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश में जाता है, या तो उसका पर्पज़ है एजुकेशन या उसका पर्पज़ है रोजगार, लेकिन वो जिस देश में जाता है ना तो उसके पास उसके कोई इलीगल क्या है, ना तो उसके पास कोई लीगल क्या है, दस्तावेज है ना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास, और ना ही उसके पास उस देश की नागरिकता है, क्या है, ना तो उसके पास कोई भी क्या है, वैध दस्तावेज नहीं है, और ना ही उसके पास उस देश की वैध क्या है, नागरिकता है, फिर भी वो उस देश में रह रहा है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि वो क्या है, अवैध प्रवासी हैं। क्या है वो, अवैध प्रवासी है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि वो अवैध
प्रवासी माने जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि शरणार्थी तथा अवैध प्रवासी में क्या डिफरेंस होता है। मैंने बताया शरणार्थी किसको कहा जाता है और अवैध प्रवासी किसको कहा जाता है। ये जो शरणार्थी होते हैं क्या होते हैं, मजबूर होते हैं, और ये जो अवैध प्रवासी होते हैं ये क्या होते हैं, इलीगल रूप से क्या होते हैं, किसी भी देश में प्रवेश कर जाते हैं, ना तो उसके पास कोई भी क्या है लीगल डॉक्यूमेंट्स है और ना ही उस देश की उसके पास नागरिकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की है कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। और हाँ, एक बात और, ठीक है ना, आपको शायद पता होगा कि अगर भारत के अंदर किसी को भी नागरिकता लेनी है, अगर भारत के अंदर किसी को भी नागरिकता लेनी है तो वो कैसे ले सकता है, क्या प्रमाण है नागरिकता लेने के, ठीक है ना। तो वो कैसे ले सकता है आपको पता होना चाहिए। उसके हम बोल सकते हैं कि यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, यानी कि होम अफेयर्स मतलब कि होम जो होता है ना, होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 तरीकों से हम क्या ले सकते हैं, भारत के अंदर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है, अगर कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान लागू होने के बाद भारत के अंदर जन्म ले लेता है तो वो तब भी भारत का क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसके बेस पर भी वो वहाँ का क्या है, नागरिक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है वंशानुक्रम, यानी कि वंशानुक्रम, ठीक है, या हम बोल सकते वंशानुक्रम, या हम बोल सकते हैं ब्लड रिलेशन। यानी कि अगर किसी भी अगर कोई भी व्यक्ति है अगर कोई भी व्यक्ति है और उसके दादा परदादा, ठीक है, इस देश में पहले से रह रहे हैं और वो उससे रिलेटेड, यानी कि वो उससे रिलेशन में है उनके, ठीक है ना, यानी कि क्या है, वो उनके वंश का है, तो इसके आधार पर भी उसको नागरिकता मिल सकती है, यानी कि वो नागरिक है उस देश का, ठीक है ना। और तीसरा क्या है, तीसरा आधार है पंजीकरण, यानी कि क्या है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति का उस देश के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो वो तब भी क्या माना जाएगा, नागरिक माना जाएगा। और चौथा जो है, चौथा तरीका ये है कि वो नेचुरली भी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि नेचुरली भी अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर रह रहा है वो तब भी क्या है, वो तब भी क्या है, भारत का नागरिक होगा। लेकिन वो तीसरी जो अनुसूची होती है, लेकिन उसको तीसरी अनुसूची के जितने भी सारे हम बोल सकते हैं प्रावधान हैं उसको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे वो लगभग कितने हम बोल सकते हैं वो लगभग कितने 12 महीनों तक भारत के अंदर रह रहा हो तब भी उसको नागरिकता मिल सकती है, किसकी, भारत सरकार की। तो मैंने आपको इन शॉर्ट में यानी कि ब्रीफ में बताने की कोशिश की है कि कैसे भारत के अंदर नागरिकता प्राप्त कर सकता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हमने देखा शरणार्थी तथा अवैध प्रवासी में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।